भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप मोविशाला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण है कास्ट टोपोग्राफी के बाद टोपोग्राफी की बात करें अगर हम लोग तो टोपोग्राफी में 4 टोपोग्राफी पढ़ना है तो उसमें कास्ट टोपोग्राफी के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है वो है नदी निर्मित अस्फलाकृतियाँ। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं नदी निर्मित अस्फलाकृतियों के बारे में या नदी के जो प्रक्रम है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि नदी है क्या, नदी कहते किसे हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि अपर्दन के 5 दूत होते हैं। उन 5 दूतों में से अपर्दन के अपर्दन के 5 दूत होते हैं। 5 दूत में से पहला हमारा है नदी, दूसरा है पवन, तीसरा है हिमानी, चौथा है भूमिगत जल और चौथा है सागरीय तरंग। सागरीय तरंग, तो इसमें से बीपीएससी में जो है सागरीय तरंग को नहीं पढ़ना है, सागरीय तरंग के बारे में, लेकिन इन चारों के बारे में हमें अध्ययन करना है। आज अभी हम लोग इस क्लास में बात कर रहे हैं नदी के बारे में, नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम ये देखें कि नदी है क्या। तो नदी कहते किसे हैं। नदी का तात्पर्य होता है जब वाही जल ढाल के अनुरूप निश्चित रूप में प्रवाहित होती है तो उसे नदी कहते हैं। तो उसे जब वाही जल ढाल के अनुरूप निश्चित रूप में प्रवाहित होती है तो उसे नदी कहते हैं। अब ये जो परिभाषा है नदी के, इसी के परिभाषा को लेकर के अब आगे की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं नदियों से संबंधित, वो प्रश्न आपके 3-4 फॉर्मेट में ही आते हैं। एक तो ये आता है या आया भी हुआ आगे भी कि नदी के अपर्दन से निर्मित एवं निक्षेप निर्मित अस्फलाकृतियों पर का प्रकाश डालें। या फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अपर्दन से निर्मित 3 और निक्षेप से निर्मित 3 अस्फलाकृतियों के बारे में वर्णन करें। 3 4 भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि नदी के द्वारा कौन कौन से अपर्दन निक्षेप में कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती है। हालांकि ये प्रश्न अभी तक बीपीएससी में नहीं आया है कि नदी के द्वारा अपर्दन निक्षेप में कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती हैं, लेकिन प्रश्न की संभावना बनती है। क्योंकि जब तक हम नदी के द्वारा अपर्दन और निक्षेप में कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती है, अगर इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं तो आगे हम अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। इस टॉपिक को क्या, अपर्दन के दूत जो हैं, इन दूतों के द्वारा जो भी अस्फलाकृतियों का निर्माण होता है, अगर प्रक्रम को हम नहीं समझते हैं तो टोपोग्राफी को भी, अस्फलाकृतियों को भी सही प्रकार से हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। चूंकि उसके समझे बिना आपके लिखावट में और सारगर्भिता और ठोस आप शब्द नहीं बन पाएंगे। तो आइए जो है अब इसके बारे में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो शब्द यहाँ पे है अपर्दन। पिछले क्लास में हम लोग पिछले के सेशन में ये देख चुके हैं, पिछले क्लास में हमारी बात हो चुकी है कि अपर्दन जो होता है ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि अपर्दन जो होता है, यह बहिर्जात
बहिर्जात बल का एक प्रकार है। और ये भी हम देख चुके थे कि बहिर्जात बल जो होते हैं, बहिर्जात बल, वो 3 प्रकार का हम लोगों ने बात किया था बहिर्जात बल के बारे में। पहली बात है कि बहिर्जात बल को हम लोग अनाच्छादन भी बोलते हैं, इसको हम लोग अनाच्छादन भी बोलते हैं, अनाच्छादन, ठीक है। और ये जो बहिर्जात बल है, इस बहिर्जात बल में हम लोगों में बात हुआ था अपक्षय, अपक्षय के बाद हुआ था सामूहिक स्थानांतरण, और नेक्स्ट जो था हमारा वो अपर्दन ही था। तो बहिर्जात बल अपक्षय, सामूहिक स्थानांतरण और अपर्दन से मिलकर के बनता है। तो एक तो हमारे लिए सब ये हम समझ सकते हैं कि अपर्दन जो होता है, अपर्दन जो है बहिर्जात बल का एक भाग है, ठीक है। और इस बहिर्जात बल का ये जो अपर्दन एक भाग है, इसके द्वारा जो प्रक्रियाएं अपर्दन के द्वारा की जाती है, उसमें ये 5 दूत भाग लेते हैं। इन दूतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण दूत जो होता है वो होता है नदी, वो होता है नदी। नदी की परिभाषा हम लोगों ने यहां पर दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि नदी द्वारा नदी द्वारा जियोलॉजिकल प्रोसेस, नदी द्वारा जो जियोलॉजिकल प्रोसेस किया जाता है, यह जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वह 3 तरह से किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं अपर्दन, एक को बोलते हैं परिवहन, और तीसरे को बोलते हैं निक्षेपण, तीसरे को बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। ये नदी के द्वारा जियोलॉजिकल प्रोसेस है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ये अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण को जो है हम लोग बोलते हैं त्रिकल कार्य या त्रिपथ कार्य। क्या बोलते हैं? त्रिकल कार्य या त्रिपथ कार्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं 3 फेज वर्क। त्रिफेज वर्क इसको कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ये नदियों द्वारा जो अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण यानी त्रिकल कार्य या त्रिपथ कार्य किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इन तीनों कार्यों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, नदियां अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती हैं। नदियां जो है, कोई भी नदी जो है, ये क्या करना चाहती हैं? अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती हैं। आधार तल को प्राप्त करना चाहती है, बेस लेवल को प्राप्त करना चाहती है, ठीक है। अब ये बेस लेवल के सर्वप्रथम चर्चा जो था वो किए थे पॉवेल महोदय। पॉवेल एक ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिसने पहली बार बेस लेवल की बात किए थे कि बेस लेवल क्या होता है। और अपर्दन के एक महत्वपूर्ण दूत जो अभी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, नदी के बारे में, इस बारे में इन्होंने ये कहा था कि नदी जो है, नदी का आधार तल जो है सागर तल होता है। लेकिन बाद में इसमें ये भी बात इसमें उभर कर आई थी कि कोई भी नदी के जो है 2 प्रकार के आधार तल होते हैं, एक अस्थायी आधार तल, एक अस्थायी आधार तल। सागर तल जो है अस्थायी आधार तल होता है, और अस्थायी आधार तल में जब किसी बड़ी नदी में छोटी नदी आकर मिल जाती है अस्थायी आधार तल हो गया, किसी झील में आकर नदी मिल रही हो उसका अस्थायी आधार तल हो गया। लेकिन सागर में जो मिलती है नदी फाइनली वो अस्थायी आधार तल होता है। तो नदियों का मुख्य कार्य क्या होता है? अपने आधार तल को प्राप्त करना, ठीक है। इसी संदर्भ में सैलिसबरी का भी एक स्टेटमेंट है। सैलिसबरी ने कहा था कि नदियों का मुख्य कार्य, ध्यान रखिएगा ये सैलिसबरी का स्टेटमेंट है कि नदियों का मुख्य कार्य स्थल को सागर में मिलाना है। नदियों का ये कहना था सैलिसबरी महोदय का, ये कहना था सैलिसबरी महोदय का
शैलेश्वरी महोदय का नदियों का मुख्य कार्य स्थल को सागर में मिलाना है। स्थल को सागर में मिलाना है। हालांकि यह है कि स्टेटमेंट ऐसा है कि नदियों का मुख्य कार्य स्थल को सागर में मिलाना है, लेकिन अगर इसका हम विश्लेषण करें तो निष्कर्ष ये निकलता है, इसका विश्लेषण इस प्रकार से किया सकता है कि नदियां ही एक्चुअली में सागर में मिलती है। ठीक है, लेकिन इसका इस प्रकार से व्याख्या कीजिए कि इन्होंने लिखा था कि नदियों का मुख्य कार्य स्थल को सागर में मिलाना है, यानी नदियां जो सागर में मिलने का कार्य करती है, उसी संबंध में कहा गया है कि नदियों का मुख्य कार्य स्थल को सागर में मिलाना है। और सागर में मिलाने का मतलब यही आधार तल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी थी नदियों के बारे में। चूंकि नदियों की एक बेसिक जानकारी हमारे लिए होना जरूरी है, उसके बाद हम इसको मैं नाम देता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास, तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसका नाम हो गया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये हमारा होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उसके बाद इन सब छोटी छोटी बातों को समझने के बाद ही हम मुख्य जब आएंगे निर्मित स्थलाकृतियों पर, तो ज़्यादा हमारे लिए सुविधा हो पाएगी। इसको बताए बिना आपके मन में बहुत सारे डाउट रहेंगे, तो पहले जो आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न न उठे, उससे पहले उठने वाले प्रश्नों का ही जवाब पहले हल कर दिया जाए। अब जो है अब हमारा जो ये त्रिफल थ्री-फेज वर्क था, ये जो हमारा थ्री-फेज वर्क है, अब इस थ्री-फेज वर्क में से हम बारी बारी से एक को लेंगे, अपर्दन को लेंगे, उसके बाद परिवहन को लेंगे, उसके बाद निक्षेपण को लेंगे। तो आइए जो है हम बात करते हैं पहले अपर्दन के बारे में। इसमें मैं लिख दे रहा हूं फिर से एक बार, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन अब इसमें जो है लेकर के पहला जो हमारा है उसको लेकर चल रहे हैं अपर्दन को, कि नदियों के द्वारा जो है अपर्दन कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। नदियों के द्वारा अपर्दन कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। तो नदियों के द्वारा अपर्दन कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, तो इसमें दो तीन बातों को समझने की जरूरत थी, बारी बारी को समझेंगे। पहला जो हमारा इसमें समझने का बिंदु होगा वो रहेगा अपर्दन सिद्धांत, कि अपर्दन सिद्धांत क्या है। अपर्दन सिद्धांत, उसके बाद हम बात करेंगे नदी अपर्दन के रूप। ठीक है, नदी अपर्दन सिद्धांत, नदी अपर्दन के रूप, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नदी अपर्दन के वर्ग, कि नदी के द्वारा अपर्दन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। नदी अपर्दन वर्ग। अपर्दन सिद्धांत में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि नदी अपर्दन सिद्धांत में कि ढाल का क्या प्रभाव पड़ता है,
इसमें क्या बात करेंगे कि ढाल का क्या प्रभाव पड़ता है, नदी के जो वेग है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और बोझ का, नदी में जो बोझ होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बोझ के भी कई रूप होते हैं, बोझ, लोड, स्लोप, वेलोसिटी और लोड, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नदी अपर्दन के रूप में जब हम बात करेंगे, नदी अपर्दन के रूप में बात क्या करते हैं, नदी अपर्दन के रूप के बारे में, जब नदी अपर्दन रूप के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करते हैं अपघर्षण, शनिघर्षण, अपघर्षण, शनिघर्षण, घोलीकरण या संक्षारण, सबको समझना जरूरी है। बिनको इसके समझे भी ना, अगर हम सीधे टोपोग्राफी के अध्ययन करने चले जाएं तो आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा, कभी भी वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के क्लास, जिसको मैं नाम देता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसको समझना जरूरी है। अगर ये समझ गए, अगर मैं यहाँ पे भी पढ़ाना बंद कर दूं तभी आप आसानी से अपने टोपोग्राफी को समझ सकते हैं, ठीक है। और अगला है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया, अपघर्षण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एब्रेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोरेशन। शनिघर्षण को बोलते हैं एट्रिशन, और घोलीकरण को बोलते हैं कोरोजन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। तो अब जो है बात, अब जो आगे की जो बात है उसमें हम बात करेंगे अपर्दन वर्ग के रूप में क्या क्या है। तो अपर्दन वर्ग में जो है, इसमें हम जब बात करते हैं तो अपर्दन के वर्ग को हम लोग 4 भागों में बांटा गया है। शीर्ष अपर्दन, मुख अपर्दन, शीर्ष अपर्दन, मुख अपर्दन, पार्श्व अपर्दन, पार्श्व अपर्दन और तलीय अपर्दन। और क्या बात करते हैं, तलीय अपर्दन। तो आइए अब इसमें से बारी बारी से हम यहां से समझने की शुरुआत करते हैं। अपर्दन सिद्धांत, उसके बाद अपर्दन के रूप, उसके बाद अपर्दन वर्ग, ठीक है। तो पहला हम लेके चलते हैं अपर्दन सिद्धांत। ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लिख दूं यहां मैं, क्योंकि आप डाउट न रहे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास। आइए अपर्दन सिद्धांत को देखते हैं। अपर्दन सिद्धांत, अपर्दन सिद्धांत। अपर्दन सिद्धांत की जब बात करते हैं तो अपर्दन सिद्धांत में पहले हम बात करते हैं ढाल के वेग के बारे में। ढाल, पहले बात करते हैं ढाल के बारे में। हम लोग क्या क्या किए थे, लिख देता हूं मैं, ढाल, वेग और बोझ, ढाल के बारे में। तो ढाल, ये सूट नहीं करेगा कलर, ढाल, ढाल। जब ढाल अधिक होता है तो नदी का वेग अधिक होता है, और नदी का वेग अधिक होता है तो अपर्दन अधिक होगा। अगर ढाल अधिक है, ढाल अधिक है
तो क्या होगा, अपर्दन वेग, नदी का वेग अधिक होगा, ढाल अधिक होगा तो वेग अधिक होगा, और जब वेग अधिक होता है तो अपर्दन भी अधिक होगा, अपर्दन भी अधिक होगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि नदी के कंडीशन इसमें ये है, एक शर्त इसमें ये है कि अपर्दन तभी अधिक होगा, शर्त यह है कि नदी के जल का आयतन भी अधिक हो, नदी जल आयतन अधिक हो। ठीक है, सिंपल सा है कि ढाल अधिक है तो वेग स्वाभाविक रूप से अधिक होगी, वेग अधिक होगा तो अपर्दन अधिक होगा। लेकिन शर्त यह है कि नदी जल आयतन अधिक हो, नदी जल आयतन क्या हो, नदी जल आयतन अधिक हो, यानी नदी के जल का आयतन अधिक हो, मतलब नदी के बेसिन में, नदी के चैनल में जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, अब जो बात करते हैं नदी वेग के बारे में, वेग के बारे में, वेग के बारे में, नदी वेग के बारे में एक सामान्य सा एक सूत्र है कि अपर्दन शक्ति अपर्दन की जो शक्ति होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नदी वेग का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये होता है कि अगर नदी के वेग को दुगना कर देते हैं तो अपर्दन शक्ति क्या होती है, चौगुनी हो जाती है। नदी के वेग को अगर ये नदी के वेग को हम दुगना कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सारे इसकी वैसी जानकारी हम लोग के पास होती है कि नदी को वेग को दुगना कर देंगे तो क्या होती है, नदी के वेग को अगर नदी को वेग को दुगना कर दे तो 2 गुणे 2 तो कितना हो जाता है, 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो नदी के वेग को अगर दुगना कर देते हैं तो परिवहन शक्ति, अपर्दन शक्ति हमारी क्या होती है, चौगुनी हो जाती है, माने अपर्दन शक्ति बढ़ जाती है। और नदी के वेग को बढ़ाने का सबसे अच्छा, नदी के वेग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर उसके ढाल को हम बढ़ा दें, नदी के ढाल को बढ़ा दे तो ये एक अपर्दन शक्ति क्या है कि नदी के वेग अगर बढ़ा देते हैं तो अपर्दन शक्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन जितना नदी का वेग बढ़ेगा उसका डबल क्या हो जाता है, हमारा अपर्दन शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है ना, और ये जब बढ़ता है, ये बढ़ेगा कैसे, जबकि ढाल हमारा बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद बोझ है, बोझ लोड, देखिए बोझ का, नदियों में बोझ जो होते हैं वो छोटे और बड़े कई प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ बोझ जो होते हैं वो अपर्दनात्मक यंत्र की भांति कार्य करते हैं, और कुछ बोझ जो होते हैं वो सस्पेंडेड वांस, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना, उत्प्लावन का सिद्धांत, उसके आधार पर हुए उत्प्लावित होते हुए चलते हैं। ठीक है, और कुछ जो है बड़े बड़े कण भी होते हैं, वो सारे के सारे नदी के बोझ होते हैं। अब ये नदी के बोझ में से जो नदी के जो बोझ होते हैं ये अपर्दन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदी के जो बोझ होते हैं ये अपर्दन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बोझ बहुत अधिक होता है अधिक हो जाए तब भी हमारा अपर्दन क्या होता है, बोझ अगर अधिक हो जाता है, इस प्रकार से करते हैं, बोझ अगर अधिक हो जाता है, अधिक मतलब बहुत अधिक हो जाता है, तब भी हमारा अपर्दन जो है वो गिर जाता है। और बोझ अगर कम होता है तब भी हमारा अपर्दन क्या होता है, गिर जाता है। दोनों ही स्थितियों में अपर्दन हमारा गिर जाता है।
इसीलिए जो बीच का रास्ता होता है, मतलब जो संतुलित मात्रा में नदी में बोझ होते हैं, उससे अपर्दन की मात्रा क्या होती है? अपर्दन इससे क्या होता है? बढ़ जाता है। जब संतुलित मात्रा में नदी में बोझ होता है तो अपर्दन हमारा बढ़ जाता है, लेकिन अगर बोझ अधिक होगा तभी अपर्दन घट जाता है, बोझ अगर कम होगा तभी अपर्दन हमारा घट जाता है। लेकिन संतुलित मात्रा में अगर उसमें नदी में बोझ होते हैं तो अपर्दन अधिक होता है। तो सबसे संतुलन की अवस्था सबसे जरूरी होती है। अब हम लोगों ने बात कर दिया अपर्दन सिद्धांत के बारे में, ढाल, वेग और बोझ के बारे में। इन चीजों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। इतना ही समझना, इससे अधिक नहीं समझना, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात है। अगर ये नहीं समझते हैं तो बार बार हमें कंफ्यूजन होता है। जब टोपोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो कंफ्यूजन है, ये कैसे काम करता है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर ये क्लियर होता है तो हमें समझना काफी आसान हो जाता है। अब जो है हम लोगों ने इसके बाद क्या किया था, अपर्दन का रूप था। तो अपर्दन के रूप, तो अगला हम बात करते हैं अपर्दन रूप। अपर्दन के रूप, अपर्दन के रूप में पहला जो हमारा है उसे हम लोग बोल देते हैं, चाहे पीछे में जो भी स्लाइड में हो, यहां हम लिख रहे हैं, अब क्या था पता नहीं, यहां पहला लिखते हैं अपघर्षण। अपघर्षण। दूसरा हम देते हैं शनि घर्षण। शनि घर्षण। शनि घर्षण। तीसरा हम देते हैं घोलीकरण। घोलीकरण या संक्षारण। और फोर्थ जो होता है, फोर्थ हमारा जो है उसे हम लोग बोलते हैं जल गति। जल गति क्रिया। ठीक है, अंग्रेजी भी हम लोग कर लेते हैं अपघर्षण, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीशन, क्योंकि अंग्रेजी शब्द को जाना जरूरी है ज्योग्राफी में। कोरेशन, शनि घर्षण को हम लोग, ओहो सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन। एब्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीशन। एट्रीशन, इसको हम लोग बोलते हैं, घोलीकरण को बोलते हैं कोरोजन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है, आप अपघर्षण के बारे में जब हम बात करते हैं, एब्रेशन के बारे में, अपघर्षण के बारे में, तो अपघर्षण में क्या होता है कि जो नदियां जब आगे की तरफ बढ़ती है, ढाल का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो नदियां युवावस्था में अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेकर के आगे की तरफ बढ़ती हैं। क्या लेकर बढ़ती हैं? आगे की तरफ कंकड़ पत्थर को लेकर के आगे की तरफ बढ़ती हैं। ये जो कंकड़ पत्थर होते हैं इनको हम लोग बोल देते हैं अपर्दनात्मक यंत्र, इरोजनल टूल्स। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? अपर्दनात्मक यंत्र यानी इरोजनल टूल्स। और ये जो इरोजनल टूल्स होते हैं ये ड्रिलिंग का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ड्रिलिंग का काम करते हैं। अपर्दनात्मक यंत्र जिसे लोग बोलते हैं इरोजनल टूल्स। इरोजनल टूल्स, ठीक है। ये अपवर्तनात्मक यंत्र सतह पर ड्रिलिंग, सतह पर अपर्दन का कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं ड्रिलिंग का कार्य करते हैं।
सपोज कीजिए, यहाँ हम बता रहा हूँ कि अगर ये नदी ऐसे आगे की तरफ प्रवाहित हो रही है और इस नदी के साथ जो है नदी प्रवाहित हो रही है ऐसे, ठीक है, इसके साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, सतह पर आगे की तरफ आ रहे हैं। तो जब नदी के साथ ये आते हैं तो यह क्या करते हैं, ये अपर्दन करते चलते हैं। ये क्या करते हैं, अपर्दन करते हैं। इस प्रकार से अपर्दन करते चलते हुए सतह पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सतह को खुरचते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपघर्षण, कि आगे की तरफ बढ़ेंगे और सतह को अपर्दित करते हुए चलेंगे। इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये नदी है, नदी इस प्रवाहित हो रही है, सतह है ये, और ये सतह पर नदी जो है प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से नदी जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। और इस पर नदी पर जो क्या है, इसके साथ जो है बड़े बड़े से कंकड़ पत्थर इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं। ये हमारे अपर्दनात्मक, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी हैं, बड़े बड़े से भी हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब नदियां जब आगे की तरफ प्रवेश कर रही है तो ये जो इरोजनल टूल्स होते हैं, अपवर्तनात्मक यंत्र होते हैं, ये क्या करते हैं, सतह को खुरचते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सतह को क्या करते हैं, खुरचते रहते हैं और इसकी गहराई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, नदी की गहराई को बढ़ाते हैं। तो ये जो इरोजनल टूल्स होते हैं ना, इरोजनल टूल्स होते हैं, ड्रिलिंग जो कार्य करते हैं, इनके द्वारा नदी का तलीय अपर्दन, नदी का तलीय अपर्दन और पार्श्व अपर्दन दोनों होता है। अभी बात करेंगे क्या होता है, ये भी सुन लीजिए। नदी का तलीय अपर्दन एवं पार्श्व अपर्दन दोनों करते हैं, ड्रिलिंग के द्वारा होता है, ठीक है। तब अगला जो है बात कर रहे हैं हम लोग शनि घर्षण। शनि घर्षण में क्या होता है कि अपघर्षण में तो इरोजनल टूल्स आगे की तरफ बढ़ते हैं और सतह खुरचते चलते हैं। शनि घर्षण में क्या होता है कि जब ये इरोजनल टूल्स आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपस में टकराते रहते हैं, आपस में टकराते हुए आगे की तरफ ये बढ़ते हैं। आप कभी नदी, अभी जो है अगर आप कभी नदी को पार कर रहे हो, ठीक है, और जब नदी को पार कर रहे हो, नाव से नहीं, पैदल अगर जा रहे हैं, तो देखेंगे कि जहां पर नदी में धारा होती है वहां पर बालू के कण के द्वारा या कंकड़ के द्वारा उस धारा के साथ जो आने वाले कंकड़ होते हैं, जिसे अपवर्तनात्मक यंत्र कहते हैं, जो आपके शरीर से, पैर से टकराते हैं तो आपको चोट लगती है। मैं उन नदियों के बारे में बता रहा हूं कि जिनकी गति बहुत कम होती है, उनके बारे में। आप सोचिए कि जिसकी गति बहुत ज्यादा होती है और बड़े बड़े पत्थर आ रहे होंगे, उनके साथ आ रहे होंगे, बड़े बड़े टुकड़े आ रहे होंगे, अगर वो सतह से टकराएंगे तलीय भाग से, पार्श्व भाग से, तो आसपास की मिट्टी को कितनी तेजी से अपवर्तित कर रहे होंगे, ठीक है। और ये जब ये अपवर्तित कर रहे हैं तो अपघर्षण हो गया। लेकिन जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपस में टकराते भी रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो इनकी बारंबार टकराते से, क्योंकि बारंबारता टकराने की इतनी अधिक होती है कि ये बड़े से छोटे टुकड़ों में, छोटे से और छोटे टुकड़ों में और छोटे टुकड़ों में, और लास्ट में बालू से धीरे धीरे वो क्ले में बदलते जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इसमें क्या होता है, अपवर्तनात्मक यंत्र आपस में रगड़ खाते हुए, यानी टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में बड़े कण या बड़े चट्टानी टुकड़े मध्यम चट्टानी टुकड़ों में और मध्यम चट्टानी टुकड़े छोटे चट्टानी टुकड़े में और छोटे टुकड़े में अपखंडित होते जाते हैं, विखंडित होते जाते हैं। ये हमारा हो गया शनि घर्षण। अगर इसको हम बताना अगर मुझे हो डायग्राम से, तो इस प्रकार से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सतह है,
ठीक है, और इस सतह पर चट्टानी टुकड़े इस प्रकार से जा रहे हैं। जब ये रगड़ खाते हैं, इस प्रकार से आपस में रगड़ खा रहे हैं, ये रगड़ खा रहे हैं, तो जब ये रगड़ खाएंगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, कई भाग में ये टूटेंगे, ये फिर कई भाग में टूटेंगे, ये कई भाग में इस प्रकार से टूटेंगे। पुनः जब ये विखंडित होकर के कई छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ जाते हैं, पुनः ये आपस में क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं। जब ये रगड़ खाते हैं पुनः टूटते हैं, और टूटते टूटते जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, सन्निघर्षण। अब जो बात करते हैं हम लोग कोरोजन के बारे में, घोलीकरण या संक्षारण के बारे में। ठीक है, तो संक्षारण के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब नदी जब आगे की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही होती है, अपने मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तो मार्ग में बढ़ने के क्रम में अपने पार्श्व भाग से क्या करती है कि वो चट्टानी टुकड़ों को घोल लेती है, चट्टानी टुकड़ों को अपने साथ समाहित कर लेते हैं। क्योंकि जल जो होता है वो कैपिलरी एक्शन थी, जो मृदा होती है आसपास की दोनों नदी के दोनों किनारों की, कैपिलरी एक्शन के द्वारा जल को अवशोषित कर लेती है, और जल को अवशोषित करने के बाद वो धीरे धीरे फूलती है, और फूलने के बाद जो है उनके जो है मृदा की इंटरमोलिकुलर गैप जो हो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और ये बंधन जब कमजोर हो जाता है, जिनके बाद बंधन कमजोर हो जाता है, तो कमजोर होने के बाद वो जल के साथ घुल जाती है। ठीक है, घुलने के बाद वो जल के साथ ही फोर्स ऑफ बॉयंसी, उत्प्लावन बल के सहारे आगे की तरफ बढ़ते रहती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत था ना, फोर्स ऑफ आर्किमिडीज सिद्धांत था उत्प्लावन का सिद्धांत, तो उसके सहारे उस सिद्धांत के अनुसार, यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी उत्प्लावन सिद्धांत के अनुसार अनुपालन करते हुए जल के साथ आगे की तरफ प्रवाहित होते रहती हैं। मरे ने एक घोलीकरण के संबंध में, मरे जो थे भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया है, और मरे का कहना था कि नदियां जब आगे की तरफ बढ़ती है तो घोलीकरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, प्रति घन मील जल में, नदियां जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो प्रति घन मील जल नदियां जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो प्रति घन मील जल में प्रति घन मील जल में नदियां जो है 7,26,587 टन खनिज को अपने साथ वाहित करती हैं। टन खनिज, ठीक है, प्रति घन मील जल जो है 7,26,587 टन खनिज को अपने साथ वाहित करता है। ये मर्रे का अपना आकलन था, ये मर्रे एक भूगोलवेत्ता है, उनका ये अपना आकलन था कि इतने खनिज को नदियां अपने साथ प्रवाहित करती है। ठीक है, अब जैसे घोलीकरण के बारे में बताया कि घोलीकरण में क्या होता है कि केशिकत्व की क्रिया के द्वारा क्या होती है, के द्वारा चट्टानों के बंधन कमजोर पड़ जाते हैं। चट्टानों के बंधन क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया घोलीकरण के बारे में, संक्षारण के बारे में। जल गति के बारे में ये है कि चूंकि ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जल में गति होती है, एक वेग होता है। जब जल जो है जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके दबाव से नदी के जल में जो ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, नदी के जल के साथ जो गतिज ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के प्रवाह से, इस ऊर्जा के प्रभाव से नदी के जल के मार्ग में आने वाले अवरोध जो कि मुलायम होते हैं, जो खासतौर पे मिट्टियां होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, वो टूट जाती है। वो क्या होती है, टूट जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन। इसमें क्या होता है, बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के
बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के चट्टान कमजोर हो जाता है। चट्टान क्या होता है? कमजोर हो जाता है और यहां पर यांत्रिक प्रक्रिया भाग लेती है जल गति क्रिया में। ये जल के गतिज ऊर्जा का परिणाम होता है, ये जल के गतिज ऊर्जा का परिणाम है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का परिणाम है। ठीक है, तो ये थे अपर्दन के रूप। अब आगे हम लोग बात करते हैं अपर्दन का वर्ग। अब हम बात करते हैं अपर्दन वर्ग के बारे में। शायद हम लोग का अपर्दन वर्ग ही था, मैं जरा देख लूं प्रीवियस पेज। हाँ, नदी अपर्दन वर्ग। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नदी अपर्दन वर्ग। देखिए, ज्योग्राफी बिना डायग्राम के हो नहीं सकता है। अगर डायग्राम, ज्योग्राफी की खासियत यह है कि ज्योग्राफी बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। जिसको डायग्राम पे पकड़ है उसके लिए ज्योग्राफी बहुत ही आसान है, अगर नहीं है तो उनके लिए ज्योग्राफी फिजिक्स से भी कठिन विषय है। ये हमने एक नदी के सेक्शन को ले लिया है और इस पे जो है नदी के विभिन्न वर्ग के बारे में अध्ययन करना हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये नदी हमने बना दिया नदी के बारे में। अब देखते हैं कि नदी के विभिन्न वर्ग किस प्रकार से इसमें काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, नदी इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब ये नदी इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इस नदी के द्वारा, ठीक है, अच्छा पहले तो ये बात है कि ये नदी के फॉर्मेशन, यहाँ नदियाँ इस रूप में जब आती हैं तो चलिए छोड़िए उसको बाद में बताएंगे, बस समझिए नदी इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब नदी प्रवाहित हो रही है तो नदी के द्वारा इसमें पहले जो है कहाँ पे काम किया जाता है? पहले नदी के द्वारा यहाँ पे भी अपर्दन, जहाँ से नदियाँ उन्मुख होती है वहाँ पर भी अपर्दन का कार्य किया जाता है। और आगे की तरफ बढ़ रही होती वहां पर भी, अगर मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी भाग है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, नदियों का प्रेसिपिटेशन हुआ, तो जब प्रेसिपिटेशन होता है तो पहले जो है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हुआ तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नदी की उत्पत्ति यहाँ पर हो गई। नदी के यहाँ पर नदी की उत्पत्ति हो गई। तो उत्पत्ति होने के बाद जो है यहाँ पर नदी की उत्पत्ति हो गई, तो नदी की उत्पत्ति हो गई, यहाँ पर धीरे धीरे नदी आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ रही है। ऐसे ही तो नदी आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जब नदी आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो नदी उसके साथ पीछे की तरफ भी बढ़ रही होती है। नदी क्या होती है? पीछे की तरफ भी बढ़ रही होती है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, नदी यहाँ की उत्पत्ति हो गई, नदी आगे की तरफ, नदी आगे की तरफ काटते हुए कहाँ जाना चाहिए? नदियों का मुख्य कार्य क्या है? अपना आधार तल को प्राप्त करना। आगे की तरफ ऐसे बढ़ रही है, तो उस क्रम ये नदी जो है पीछे की तरफ भी ऐसे बढ़ रही होती है। ठीक है, तो जो आगे की तरफ ये आप होता है इसको हम लोग बोलते हैं मुख अपर्दन, इसको हम लोग बोलते हैं मुख अपर्दन।
और ये जो पीछे की तरफ ऐसे नदी अपना कटाव कर रही है उसको हम लोग बोल देते हैं शीर्ष अपर्दन। शीर्ष अपर्दन, ये क्या हो गया? शीर्ष अपर्दन, ठीक है। शीर्ष अपर्दन, मुख अपर्दन, ये भी क्या हो गया यहाँ पे? मुख अपर्दन, ठीक है। उसी प्रकार से यहां मैं कह रहा हूं कि ये जो नदी की तरफ कटाव किया जा रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं मुख अपर्दन। ये हमारा हो गया मुख अपर्दन। यहां जो होता है इसके दौरान नदी अपनी लंबाई वृद्धि करती है, पीछे की तरफ बढ़ती जाती है, उसको इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष अपर्दन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? शीर्ष अपर्दन, ठीक है। अब नदी चूंकि इधर आगे की तरफ, चूंकि ढाल इधर है ना, इधर की तरफ बढ़ रही है, उधर की तरफ बढ़ रही है, चूंकि बारिश हो रही है, पीछे की तरफ खिसकता जा रही है। अब नदी जो है अपने पार्श्व में भी, इधर भी अपना ये जो है कटाव करेगी, किनारों को भी ऐसे काटते चलती है। ये किनारे के जो भी ऐसे काटते चलती है, इधर को भी ऐसे काटते चलेगी। इसके दौरान नदी अपने चौड़ाई में वृद्धि करते जाती है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं पार्श्व अपर्दन। ये जो अपर्दन हुआ इसको हम लोग बोल देते हैं पार्श्व अपर्दन। पार्श्व अपर्दन। और एक और अपर्दन होता है जिसके द्वारा नदी जो है, अब जैसे नदी आगे तरफ ऐसे बढ़ते जा रही है, तो नदी जो है, नदी यहां पे क्या कर रही है? जब ये कटाव होगा तो नदी धीरे धीरे क्या करेगी? अपनी घाटी को क्या करेगी? और गहरा करेगी, ठीक है। तो जो नीचे की तरफ अपर्दन, ये नीचे की तरफ जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं तलीय अपर्दन। इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं तलीय अपर्दन। ये हमारा क्या हो गया? तलीय अपर्दन। तो नदियों के द्वारा जो नदी अपर्दन के वर्ग हैं उसके 4 वर्ग हैं, ठीक है। शीर्ष अपर्दन, मुख अपर्दन, तीसरा पार्श्व अपर्दन, चौथा तलीय अपर्दन। ये 4 मतलब कि नदी जो है जब अपर्दन कार्य करती है या आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो 4 दिशाओं से अपर्दन का कार्य करती है। अपने दोनों किनारों को काटेगी, तली को काटेगी, मुख के द्वारा आगे की तरफ बढ़ी उसको काटेगी, और पीछे की तरफ शीर्ष की तरफ भी अपर्दन करती है। तो इसको इंग्लिश हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं हेडवर्ड इरोजन। इसको हम लोग बोल देते हैं हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन। इसको हम लोग बोल देते हैं लैटरल इरोजन। लैटरल, इंग्लिश शब्द ज्योग्राफी में जरूरी होता है, लैटरल इरोजन। इसको हम लोग बोल देते हैं बेसल इरोजन या वर्टिकल इरोजन। और वर्टिकल, वर्टिकल इरोजन। और ये हमारा होता है हेड इरोजन, ये माउथ इरोजन। तो ये थे नदी अपर्दन के वर्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट था, इसको समझना जरूरी था कि नदी आखिर किस प्रकार से अपने, इसके द्वारा नदी की चौड़ाई में वृद्धि होती है। अब पार्श्व अपर्दन के द्वारा क्या होगा समझ भी लेते हैं हम लोग। पार्श्व अपर्दन के द्वारा क्या होगा? नदी का चौड़ीकरण होता है। इसके द्वारा क्या होता है? नदी का चौड़ीकरण। और ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? नदी की गहराई में वृद्धि होती है, घाटी की गहराई में, घाटी की गहराई। घाटी की गहराई में वृद्धि होती है, ठीक है। और शीर्ष अपर्दन के द्वारा क्या होता है? घाटी शीर्ष अपर्दन के द्वारा क्या होता है कि अपने लंबाई में वृद्धि करती है, लंबाई में वृद्धि करती है,
वृद्धि करती है। अब आपको डाउट हो सकता है कि लंबाई के द्वारा तब हेडवर्ड के द्वारा होगा आगे बढ़ रही है। बात सही है, आगे की तरफ बढ़ रही है कि लेकिन जब नदी आधार तल प्राप्त कर ली होती है, उसके बाद भी नदी के पीछे का अपरदन जारी रहता है। तो जब जारी रहेगा तो लंबाई की वृद्धि किससे होगी? फाइनली शीर्ष अपरदन के द्वारा। ठीक है, तो शीर्ष अपरदन के द्वारा ही लंबाई में वृद्धि हो रही होती है। और जो मुख्य अपरदन होता है, इसका मुख्य कार्य होता है क्या? आधार तल को प्राप्त करना। तो सभी अपरदन के वर्ग का एक अपनी भूमिका होती है। एक बात मैं थोड़ा सा चाह रहा था बता देना, ये उतना प्रासंगिक नहीं इस टॉपिक के लिए, लेकिन एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत काम का है, वो काम आएगा आपको। अभी हमने बताया यहाँ पर कि नदियाँ चाय की तरफ बढ़ती है, लेकिन सच्चाई ये है, समझाने के पर्पज से मैंने बता दिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रारंभ में से नदी की कई छोटी छोटी नदियों की उत्पत्ति आपस में मिलते हैं, फिर ये आपस में मिलते हैं, फिर ऐसे ऐसे छोटे से धाराएं आपस में मिलती है, फिर ये मिलते हैं, आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हैं। देखिए सच्चाई ये है कि जब बारिश होती है तो कई धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो जो शुरुआती धारा की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग बोल देते हैं रील, RILL, रील। हिंदी में इसे बोलते हैं अवनालिका। क्या बोलते हैं? अवनालिका। एक रील, दो, ये सब जो रील मिल जाते हैं, ये रील, तो ये रील मिल करके बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी क्या है? रील है, ये भी रील है, ये भी रील है, ये भी रील है। ये रील जब मिलते हैं तो बन जाते हैं गली। ये हमारा क्या हो गया? गली, GULLY, गली। गली का मतलब होता है नालिका, रील का मतलब होता है अवनालिका, और गली का मतलब होता है नालिका। अब ये जब कई, ये भी गली है, ये भी गली है, ये भी गली, ये भी गली, ये भी गली है, ये भी गली, ये भी गली। अब जब दो या दो से अधिक गली आपस में मिलती है तो इसके बाद यहाँ से ये जो है, यहाँ से क्या उत्पत्ति होती है? रिवर की उत्पत्ति होती है। तो एक्चुअली में रिवर की उत्पत्ति जो है यहाँ से है, ये हमारा रिवर है। कहाँ से? यहाँ से। ये हमारा रिवर है, यहाँ से। इसके पहले जो है रील और गली है। तो यहाँ भी अगर इसकी उत्पत्ति होगी, जो नदी के बारे में बात, इससे पहले रील और गलियाँ ही होंगी, उसके बाद नदी की उत्पत्ति होगी। एक तो ये है। इसके बाद इसलिए भी इसकी चर्चा किया था कि रील और गली जो होते हैं, यही जो है बेडलैंड टोपोग्राफी के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। बेडलैंड टोपोग्राफी जिसे हम लोग बिहड़ या उत्खात भूमि बोलते हैं, बिहड़ या उत्खात भूमि, जो चंबल का हमारा प्रदेश जो है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो चंबल के इलाके में जो बिहड़ होते हैं, जैसे कि बेडलैंड टोपोग्राफी या रवाइन भी मोटे शब्दों में समझ सकते हैं, हल्का सा अंतर है, लेकिन रवाइन ही बाद में बेडलैंड टोपोग्राफी होता है। तो ये उत्खात और बिहड़ जो होते हैं, ठीक है, वो रील और गली से ही बने होते हैं, मतलब अवनालिका और नालिका का ही वो समूह है। तो इस प्रकार से हमने अपरदन, देखिए आप इसी समझ सकते हैं कि नदी अपरदन के इतने सारे आयाम हैं। अगर इसको हम नहीं समझेंगे और सीधे टोपोग्राफी पर आ जाएंगे तो हमेशा के लिए मन में डाउट रहता है कि ये क्या है, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो अब इतना कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि त्रिफल कार्य था या त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य, जैसे थ्री फेज वर्क या त्रिवेवप और कहता था, इसमें से हम लोगों ने अपरदन को किया। अब हम लोग बात करेंगे परिवहन के बारे में। जैसे कि मैं थोड़ा सा पीछे आप चला जाऊं मैं दिखाने के लिए। देखिए अभी हम लोगों ने किसको दिया है? अपरदन को किया है। अब हम लोग बात करेंगे परिवहन के बारे में। तो आइए बात करते हैं परिवहन के बारे में। बंद कर दिया।